कहां तक इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का हम फुल उपयोग करते थे, जिसकी वजह से कई बार मूड स्विंग होते थे, क्योंकि होते हैं, सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो तो मूड स्विंग बढ़ जाता है। कई विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, हम सभी संत के पास आते हैं, महाभारत स्वामी बराबर है ना, कई बार विद्यार्थी आते थे और आते हैं, पढ़ने की मजा नहीं आती है, याद नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है। कहां से रहेगा? तू स्मार्टफोन यूज करता है, नेट ऑन फोन यूज करता है, अभी 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, तेरे को जरूरत क्या है? फोन की जरूरत है कम्युनिकेशन के लिए, परिवार के साथ वार्तालाप के लिए, बाहर हो तो कम्युनिकेशन फ्रेंड के साथ करने के लिए। At this early age, when you are just 12, you are just 13, 14, 15, you don't need a smartphone. You'll lose your life. इस परिस्थिति में उन लोगों को सुदर्शन क्रिया से इतनी पॉजिटिविटी महसूस हुई। पता है आज के यंगस्टर्स में ये डिजिटल डिजीजेस चालू हुए हैं, इसलिए हमारे सत्शास्त्रों की और ये मंदिर और संत की ज्यादा जरूरत है। 15, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के लड़कियों को वहां हॉस्पिटल में ये डिजिटल डिजीज की वजह से एडमिट किया जाता है। मैनर्स, सॉफ्ट स्किल्स, सब ये डिजिटल डिजीज ने चोर लिया है। देखो आज के यंगस्टर्स में एक आप डिजीज, एक डिजिटल डिजीज देखेंगे जिसको फबिंग बोलते हैं। फबिंग वो क्या है? फोन प्लस नबिंग इज फबिंग। आपके साथ बात करते होंगे और इसमें फोन की घंटी बजी तो आपकी बिना कोई कदर वो घूम के वो फोन उठा के उसके साथ बात करने लगेगा। कोई थोड़ा मैनर्स वाला होगा तो बोलेगा सर जस्ट अ मिनट, उठा लेगा। वो भी नहीं कर सकते आप। क्या कोई व्यक्ति 100 मील दूर से आपको फोन करता है, उसके समय पे करता है, उसको आप ज्यादा महत्व देना चाहते हो, या जो व्यक्ति प्रत्यक्ष है, आपके सामने है, आपसे प्रत्यक्ष बात करिए, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? कौन सी व्यक्ति इंपॉर्टेंट है? सामने वाली। तो ये फबिंग करते हैं। दूसरा एक डिजीज है टेक्स्टाफ्रेनिया। मतलब क्या रहता है मन में? शायद किसी ने मुझे टेक्स्ट किया है, फोन निकाल के देखता है, नहीं किया, रख देता है। इसको टेक्स्टाफ्रेनिया बोलते हैं। ये टीनेजर्स में और यंगस्टर्स में ज्यादा प्रेलेवेंट है। उसको ये रहता है कि नहीं कुछ बजा, या ये रहता है कि नहीं वाइब्रेट तो हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हर 1-2 मिनट में वो देखता है कुछ है, भाई साहब तू सेलिब्रिटी नहीं है, कुछ नहीं है, रख दे वापस। तीसरा एक रोग है, उसको बोलते हैं एंजाइटी। टेक्स्ट प्लस एंजाइटी। तो एंजाइटी क्या है? यार 1-1.5 घंटा हो गया, किसी ने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, किसी ने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? भाई साहब आप सेलिब्रिटी नहीं हो। अगेन यू डोंट हैव 2.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ओके। चौथा एक रोग है फैड, FAD, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। यूनाइटेड नेशंस ने, ध्यान से सुनना, कान खुले रखकर सुना, यूनाइटेड नेशंस ने फैड को मतलब फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर को मेंटल डिसऑर्डर कहा है। और आज हजारों टीनेजर्स इससे पीड़ित हैं। गत महीने दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 टीनेजर्स, दोनों सगे भाई थे, एक की उम्र 15, एक की उम्र शायद 19, 18-19, दोनों को ले गए थे क्योंकि ये फैड से वे पीड़ित थे, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। फेसबुक अगर उनके सामने स्क्रीन पे खुला ना हो तो खाना हजम नहीं होता था, मूड नहीं आता था, थर्स्ट की सेंस चली गई थी। तो एम्बुलेंस से लेके आए और हॉस्पिटल में ले जाते थे। उस वक्त भी दोनों के हाथ में लैपटॉप और स्क्रीन तो चालू था, तब तो वे हॉस्पिटल तक पहुंचे। एक और रोग है, उसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो वो क्या होता है? आपके मित्र 2-4 कोई जगह पे मिले तो कुछ आइसक्रीम खा लिया, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसके फोटो उन्होंने FB पे रखे, वो आपने देखे और आप बोलते हो
अरे यार, ये लोग ने तो बहुत आनंद कर लिया, मुझे याद नहीं किया, मुझे बुलाया भी नहीं, इन लोगों ने बहुत आनंद किया होगा, ओ आई मिस्ड आउट, आई मिस्ड आउट। इसको बोलते हैं, ये डिजीज को बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। इससे पीड़ित होते हैं आज के यंगस्टर्स, और रात को 2, 2:30, 3 बजे तक नींद नहीं आती। क्यों मुझे याद नहीं किया होगा, क्यों मुझे नहीं बुलाया। तो ये सभी डिजीजेस के सामने हमारे सत्शास्त्रों ने, हमने व्यक्तित्व विकास, चारित्र विकास की ये सब बातें की हैं, इतने अच्छे शब्द हैं, इतनी अच्छी क्रियाएं हैं, इतना अच्छा ज्ञान है, तो फोमो के सामने सुग्न लोगों ने जोमो चलाया, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। आपने मुझे नहीं बुलाया ना, कोई बात नहीं। आपने मुझे याद नहीं किया ना ग्रुप में, पार्टी में, कोई बात नहीं। घर पे मैंने भी बहुत अच्छे पिज्जा तैयार करके पिताजी के साथ, माताजी के साथ, भाई के साथ बैठ के खाया, मुझे भी बहुत आनंद आया। देखो मैं फोटो अपलोड करता हूं। किसी के हाथ में आप चाबी क्यों देते हो आपके मूड स्विंग करने की। ये मिलेनियल्स जो है ना, जितने 2000 के आजू बाजू पैदा हुए हैं, इसको मिलेनियल्स बोलते हैं। दे वर बोर्न इन एंड अराउंड द ईयर 2000। तो इनकी ये मानसिक वीकनेस है। मैं विकृति शब्द तो नहीं यूज करूंगा क्योंकि आप ज्यादा शॉक हो जाएंगे, लेकिन वीकनेस है। तो हमारे सत्शास्त्रों में ये जो मैंने सब बातें कही, ऐसी हजारों बातें जो हमें मदद रूप होती है। तो ये येल यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थी ने सुदर्शन क्रिया का प्रयोग किया और क्या कहा कि वही सोशल मीडिया, और इतना समय का ही हम उपयोग करते थे सुदर्शन क्रिया के पहले और उस दौरान भी, लेकिन सुदर्शन क्रिया से हमें जो पॉजिटिविटी मिली, मूड्स पे जो कंट्रोल मिला, वो सोशल मीडिया में जो पहले नेगेटिविटी आती थी, तो ये 6 महीने दरमियान नहीं आई। कितना बड़ा लाभ है लाइफस्टाइल के लिए, हाँ या ना। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ इस प्रकार के सत्शास्त्र हैं। उसी तरह मंदिर हमारे भारतीय संस्कृति के, भारतीय परंपरा के, हमारे समाज के ये आधार स्तंभ है। कभी कोई नास्तिक होता है तो बोलता है कि मंदिर की जरूरत नहीं है। कभी कोई पूछता है कि मंदिर से समाज को क्या लाभ होता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर मंदिर का, पत्थर का, इतना अच्छा कार्विंग से खड़ा कर दिया। ठीक है, बूढ़े होंगे, श्रद्धा वाले होंगे, वो आएंगे, बाकी इससे समाज को लाभ क्या होगा, ये बातें मन में कभी रहती है। और सभी लाभ तो बाद में मैं आपको कहूंगा। पहला एक प्रथम लाभ जो आप सभी को स्पर्श हो जाएगा, किसी नास्तिक को भी बोलेंगे तो उसको भी स्पर्श हो जाएगा, और वो भी अपनी छाती पे हाथ रख के बोलेगा कि मंदिर की जरूरत है। वो पहला लाभ आपको मैं सिखाता हूं। मंदिर की भारत के अर्थतंत्र में, इंडियन इकोनॉमी में कितना प्रदान है वो आपको शायद पता नहीं होगा। भारत में 35 लाख मंदिर है। कोई मंदिर में सिर्फ एक पुजारी होता है, छोटा सा मंदिर होता है। कोई में 2-3 लोग होते हैं, सेवा में होते हैं, तनख्वाह वाले होते हैं। कोई बड़े मंदिर होते हैं, जैसे हमारा स्वामीनारायण अक्षरधाम है दिल्ली में, वहां 800-1000 का स्टाफ होता है। जगन्नाथपुरी या रामेश्वर ऐसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान होते हैं तो वहां ज्यादा भी लोग होते हैं जिनको तनख्वाहें मिलती है। तो ये 1-2 व्यक्ति या 1-2 रोजगारी से लेके 800, 1000, 1500, 2000 की रोजगारी देने वाले मंदिर की बात आप करें। आप एवरेज 10 व्यक्ति की ले लो। आई एम टॉकिंग ऑफ मिनिमम एवरेज। 10 पीपल पेड बाय अ मंदिर। 35 लाख मंदिर है भारत में, मतलब 3.5 करोड़ लोगों को हर महीने तनख्वाह मंदिर देता है। बिगेस्ट इंडस्ट्री भारत में, 3.5 करोड़ को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मंदिर देता है। दूसरी कोई इंडस्ट्री मुझे बताएं आप 3.5 करोड़ वाली।
अब तो सिर्फ मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं। अब अभी यहां हमारे मंदिर में 100-150 कारीगर काम करते हैं, उनको कई महीनों से तनख्वाह मिलती है और 1-1.5 साल तक तनख्वाह मिलेगी। तो इकोनॉमी में, अर्थतंत्र में ये बड़ा एक योगदान मंदिर का है। ये तो मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की। अब आप मंदिर में जाएंगे कोई, तो वहां मंदिर के बाहर कोई बैठे होते, कोई फूल लेके बैठे हैं, कोई फुलहार लेके बैठे हैं, कोई और पूजा सामग्री लेके बैठे होते हुए, इजंट इट? तो वो यहाँ फूल बेचते हैं, फुलहार बेचते हैं, तो शाम को 100-150 रुपया कमा लेते हैं और 2-3 परिवारजन का परिवार होता है, उनका परिवार चल जाता है, जिसको हम कमर्शियल भाषा में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देखा है ना अपने मंदिर के बाहर लोग बैठे और कुछ न कुछ पूजा सामग्री भक्तों के लिए लेके बैठे हैं, उनको बेचते हैं और वहीं से हम लेके फिर चढ़ावा करते हैं। हाँ या ना? सबको अनुभव है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। उसको हाफ, मतलब 5 गिन लो एक मंदिर की एवरेज, तो भी 35 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, राउंड फिगर ले लो, मतलब 1.25 करोड़ की बात है। 1.25 करोड़ और लोग भारत में ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द मंदिर। पहले 3.5 करोड़ बताया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में, 1.25 करोड़ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में। कितने हुए? 5.25 करोड़। अब तीसरा सेक्टर एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट, मतलब नासिक में से किसी ने बस निकाली कि चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं दर्शन यात्रा के लिए, और 50 लोग बस में बैठ गए, तो बस वाले को आमदनी शुरू हुई, कंडक्टर और ड्राइवर को। नासिक से जगन्नाथपुरी बस पहुंची, 2 दिन 2 रात वहां बीच में ठहरी, तो जहां ठहरी वहां होटल में होटल वालों को इकोनॉमी एक चन हुई, एक साइकिल हुई। ये लोग ने वहां बीच में जहां रुके वहां से कुछ खरीदी की, तो लोकली लोग जो बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट, जो भी कुछ है, उन लोगों को कुछ बिजनेस मिला। हाँ या ना? 2 दिन तक जहां ठहरे वहां होटल है, रेस्टोरेंट है, कुछ फ्रूट की छोटी सी लारी लेके खड़े हैं, उनके पास से किसी ने 6 केले लिए, इकोनॉमी रोल हुई ना सब जगह पे। इसको एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट गिनते हैं, वो भी करोड़ों की है। पता है भारत में सबसे बड़ा टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है। भारत में जितने लोग म्यूजियम देखने आते हैं, जितने लोग मॉन्यूमेंट देखने के लिए आते हैं, जितने लोग साइंस और टेक्नोलॉजी या और कुछ देखने के लिए आते हैं, उससे कहीं गुने ज्यादा लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। अगर टूरिज्म की आप बात गिनो तो रिलीजियस टूरिज्म is the largest tourism of India and thus the largest tourism of the world. तो ये रिलीजियस टूरिज्म में जो इन्वॉल्व होते होंगे, इन लोगों की भी इनकम मंदिर की वजह से। और एक लास्ट सेक्टर गिन लो, कई गरीब लोग ऐसे हैं, डिसेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, वो मंदिर के बाहर बैठे हुए होते हैं, उनको हम दया की भावना से, मदद की भावना से कुछ पैसे देते, कोई भी वक्त 50 पैसे दे दिए, 2-5 रुपये दे दिए। ऐसे लाखों लोगों की दिनचर्या उस मदद की आधार से चलती है, तो वो भी लाखों हुए। तो ऐसे आप गिने अनेक प्रकार के, तो 7 से 8 करोड़ लोग वो भारत में कमाते हैं। और उस व्यक्ति के आधारित सिर्फ 3 व्यक्ति ले लो आप परिवार में, तो 8 × 3 24 करोड़। 24 से 25 करोड़ लोग भारत में मुंह में अपना अन्न रखते हैं, वो मंदिर की वजह से रखते हैं। अगर मंदिर नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं, इस प्रकार की विचारधारा वाले हैं, और अगर मंदिर नहीं किया तो ये 8 करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा?
इसलिए जो नास्तिक और मंदिर में नहीं मानते वो पूछे कि मंदिर की जरूरत नहीं, तो उनको पूछना कि ये 8 करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा अगर मंदिर नहीं होंगे तो? अब कन्विंस हुए कि मंदिर की जरूरत है? मैंने तो आपको सिर्फ एक दृष्टि से बताया, इसलिए वो हमारे भारतवर्ष के आधार स्तंभ है।